सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो कल के दिन तो ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझो। अब आप सभी को पता है कि सोलर पैनल्स की बात करें, सोलर मॉड्यूल्स की बात करें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। और ये कंपनी के अगर रेवेन्यू सोर्स को देखोगे तो एक्सपोर्ट सेल्स से कंपनी का टोटल रेवेन्यू का लगभग 57% जनरेट होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के रेवेन्यू तो डायरेक्ट सेल्स टू यूटिलिटी एंटरप्राइजेस हमें देखने को मिलती हैं 30% का, और रिटेल सेल्स 10% कंपनी को रेवेन्यू देते हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट पे कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब एक्सपोर्ट पे कंपनी डिपेंडेंट है तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि कहाँ कहाँ कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूएस, कनाडा, इटली, हांगकांग, टर्की, वियतनाम। और यूएस की बात करें तो ये एक तरह से देखा जाए तो वारी एनर्जीज़ के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि कंपनी का अकाउंट जब आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू का 57% यूएस से आता है। बट अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हम बोल सकते हैं कंपनी यूएस से जनरेट करती है। और अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कंपनी को यूएस से वंस अगेन एक सरदर्द फेस करने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कि यूएस गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दिया करती थी उसको फेज़ वाइज आगे चलकर कम करती हुई नज़र आएगी, जिससे वारी एनर्जीज़ के लिए एक प्रॉब्लम वाली बात तो है ही। बट वंस अगेन यूएस में एक नया हेडविंड क्रिएट हो चुका है वारी एनर्जीज़ के लिए, या फिर उन कंपनीज़ के लिए जो कि इंडिया की है बट यूएस में डील करती है, लाइक वारी एनर्जीज़ की बात करें या फिर प्रीमियर एनर्जीज़ की बात करें। तो एग्जैक्ट दोस्तों चीज़ें हैं क्या, तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा कि यूएस सोलर मैन्युफैक्चरर ने फाइल किया है न्यू ट्रेड पेटिशन अगेंस्ट इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, इन सारी कंट्रीज़ के कंपनीज़ के ऊपर। अब ये बेसिकली क्यों किया गया है, इसके रीजंस क्या है वो समझा देता हूँ। सो फिलहाल दोस्तों ये जो ट्रेड पेटिशन यहाँ पर बोल सकते हैं फाइल किया गया है, इसका बेसिकली मोटिव क्या है। तो देखो मोटिव यहाँ पर यह है कि न्यू एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने को लेकर यूएस मैन्युफैक्चरर जो है सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी का बेसिकली मतलब होता है टैक्सेस। हमने एक न्यूज़ को देखा था कि एसआरएफ जो अपनी प्रोडक्ट बेचती है यूएस में, काफ़ी साल पहले उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा था, इस वजह से एसआरएफ के जो प्रोडक्ट थे वो अल्टीमेटली महंगे हो गए थे। तो उस केस में क्या हुआ था कि एसआरएफ का जो रेवेन्यू है उसमें इसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला था। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जब भी लगाया जाता है तो बेसिकली जो डोमेस्टिक प्लेयर होता है उसको बेनिफिट देने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात यही चल रही है कि जो अनफेयर चीप गुड है वो दिया जा रहा है इंडियन कंपनीज़ के थ्रू, इंडोनेशियन कंपनीज़ के थ्रू। अनफेयर गुड्स का मतलब ये है कि बोल सकते हैं उनके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके जो सोलर्स के प्राइजेस हैं उसके कंपैरिजन में जो हमारे इंडियन कंपनीज वहाँ पर ऑपरेट करती हैं उनके जो सोलर के प्राइजेस हैं वो कम हैं। तो कम प्राइस की वजह से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट वहाँ पर हो रहे हैं, ज़्यादा मार्केट शेयर वो ले रही है, और अल्टीमेटली से क्या है कि उनके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको इससे नुकसान हो रहा है। सिंपल सी बात ये है। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी उसमें लगाया जाए, और एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर लगाया जाएगा तो जो भी उनका फेयर है प्रोडक्ट का और हमारा जो फेयर है प्रोडक्ट का वो हो सकता है आपको एक रेंज में आता हुआ दिखे, या फिर हमारे प्रोडक्ट का जो फेयर है वो आपको बढ़ता हुआ दिखे, जो हम चाइना के साथ करते हुए नज़र आते हैं अगर हम बात करें स्टील सेक्टर में। और दोस्तों इससे पहले अगर हम देखें तो एक न्यूज़ तो हमें देखने को मिला ही था कि यूएस ने काफ़ी हेवी ड्यूटीज़ लगाया था इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर के ऊपर। कौन सी कंट्री के? मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। और ये जो नंबर था ये काफ़ी एग्रेसिव था, क्योंकि अगर हम देखें एग्जैक्ट डेटा में तो यूएस ने लगभग 3521% का टैरिफ लगाया था साउथ ईस्ट एशिया सोलर पैनल्स वाली कंपनीज़ के ऊपर। 3521% जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अप टू, यानी कि 3521% तक, यानी कि कुछ कंट्रीज़ के ऊपर कम लगा होगा तो कुछ कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा लगा होगा। बट लास्ट जो नंबर था वो 3521% था। और टैरिफ की जब न्यूज़ आती है तो अल्टीमेटली ट्रम्प का कान आप सभी को पता है खड़ा हो जाता है, क्योंकि विदाउट एनी चीज़
वो टैरिफ लगाने के लिए रेडी है। अब उनकी कंपनीज अगर कंप्लेन करेंगी तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे चलकर ऑफिशियल भी हो सकती है और हो सकता है कि ऑफिशियल होती भी नज़र ना भी आए। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि वारी एनर्जीज की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 57% हिस्सा उसका एक्सपोर्ट से ही आता है। और अगर एक्सपोर्ट में उनको एक मेजर प्रॉब्लम होगा तो उनको इंडिया पे वापस ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज लगातार काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप रिसर्च वगैरह करते हैं इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट रखना। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो कि आज के दिन हम देखने को मिलने वाले हैं। बट सिर्फ कंपनी के रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, उसके साथ हो सकता है कि हमें कंपनी की तरफ से बोनस की भी न्यूज़ सुनने को मिल जाए, और हो सकता है कि कंपनी की तरफ से हमें स्पेशल डिविडेंड की भी न्यूज़ सुनने को मिल जाए। अब वो सारी चीज़ें तो कंपनी कंसिडर करेगी। अगर बोर्ड अप्रूव करता है तो वो दोनों चीज़ें हमें मिलती हुई दिख सकती हैं। अगर अप्रूव ना करे तो वो एक अलग मसला है। बट एक चीज़ कन्फर्म है कि आज के दिन कंपनी के रिजल्ट हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे तो उसकी एक्सपेक्टेशंस की भी बात कर लेते हैं। तो मार्केट कंपनी के स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट से उम्मीद कर रही है 17,652 करोड़, और कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम से उम्मीद कर रही है 31,910 करोड़। अगर कोई लोग कंफ्यूज हैं कि HDFC बैंक के जो रेवेन्यू हमें दिखते हैं वो तो 80,000 करोड़ के ऊपर के दिखते हैं, तो इस बार मार्केट इतना कम क्यों उम्मीद कर रही है? तो देखो दोस्तों, आप कंफ्यूज मत हो। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो टोटल रेवेन्यू का ही पार्ट है। बट किसी भी बैंक के जब आप नंबर देखोगे तो उसके टोटल रेवेन्यू को नहीं, नेट इंटरेस्ट इनकम को देखा जाता है। क्योंकि बैंक का मेन कमाई क्या है? इंटरेस्ट से ही कमाई होता है ना। तो इंटरेस्ट से कंपनी को कितना इनकम मिला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस जो आप देखोगे वो मेनली नेट इंटरेस्ट इनकम का ही देखोगे, और जब हम रिजल्ट कवर करेंगे उसमें भी हम नेट इंटरेस्ट इनकम को ही देखेंगे। तो इस बार 31,910 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस मार्केट कर रही है इस Q1 से, और प्रॉफिट में 17,652 करोड़ की उम्मीद लगाकर चल रही है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसके मार्जिन्स के बारे में, तो मार्जिन्स हमें देखने को मिल सकता है 3.35%, और प्रोविजंस हमें देखने को मिल सकती है 3271 करोड़। अब देखो ये सारी चीज़ें तो एक्सपेक्टेशन है भाई, ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्ट यही चीज़ें हमें रिपोर्ट होती हुई दिख जाएंगे। बोल सकते हैं कि करंट सिनेरियोज़ के हिसाब से मार्केट ऐसा नंबर की उम्मीद कर रही है। अब इससे नंबर अगर ख़राब हो जाए या इससे नंबर अगर बेटर हो जाए तब मार्केट सरप्राइज हो सकती है। तो इस वजह से जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट पे इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना, जो कि हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आपको रिजल्ट देखना है तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। अब दोस्तों BSE के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि इसने क्वार्टरली रिजल्ट के जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है। अब डेट्स की बात करें तो वो हमें 7 अगस्त देखने को मिलता है, और उस दिन जो कंपनी रिजल्ट अपना रिपोर्ट करेगी वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट की एक कंपनी है, नाम है एंजल वन, जो कि एज ए ब्रोकर के तौर पर काम करती है। अब दोस्तों एंजल वन की अगर हम बात करें तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर आप NSE में ट्रेड करते हो या फिर BSE में, अगर आप एंजल वन से ट्रेड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एंजल वन को आप एज ए ब्रोकरेज दोगे ही दोगे। बट BSE और NSE के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप NSE में ट्रेड कर रहे हैं तो इससे BSE को कोई मतलब नहीं है, और BSE में ट्रेड कर रहे हैं तो NSE को कोई मतलब नहीं है। तो Q1 की जो पीरियड है वो बेसिकली अगर पिछले साल के Q1 से कंपैरिजन करें तो कम ऑडियंस वाला पीरियड था। तो इस वजह से नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ब्रोकर का नंबर Q1Q बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया, Q1Q बेसिस पे इंप्रूव करता हुआ नजर आया, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़े मार्जिन से गिरता हुआ नजर आया।
तो क्या वो चीज़ें हमें एक्सचेंज के साथ भी देखने को मिल सकता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो चीज़ें हमें 7 अगस्त को ही क्लियर होती हुई नजर आएगी। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों Q1 चाहे कंपनी का जैसा भी है, बट Q2 में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो नंबर कैसे आएंगे। क्योंकि Q1 में एक न्यूज़ तो हमने सुना कि एक्सपायरी के जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं। एनएससी की एक्सपायरी हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगा और बीएससी की एक्सपायरी हमें थर्सडे को देखने को मिलेगी। जिसकी एक्सपायरी जिसकी एक्सपायरी पहले उसको ज़्यादा वॉल्यूम्स मिलने के चांसेस रहते हैं, और एनएससी को यहाँ ज़्यादा अगर वॉल्यूम्स मिलते हैं तो बीएससी के जो मार्केट शेयर है वो ज़रूर रिड्यूस हो सकता है। तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि Q2 के नंबर्स में भी देखने को मिल जाए। और साथ में Q2 के नंबर्स में एक और चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और वो है जैन स्ट्रीट। अब देखो दोस्तों, एनएससी के प्रीमियम टर्नओवर के जो नंबर है उसमें हमें 35% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अगर हम इसके इंडेक्स ऑप्शन के प्रीमियम टर्नओवर की बात करें, जो कि बेसिकली एनएससी का डेटा है। अब एनएससी का डेटा है तो ऐसा तो नहीं है कि बीएससी के डेटा में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैन स्ट्रीट बेसिकली इंडियन मार्केट से ही बैन कर दिया गया है। अब ऐसा तो नहीं है इंडियन मार्केट से वो बैन है तो इसका मतलब एनएससी में वो ट्रेड नहीं कर सकते, बीएससी में कर सकते हैं, दोनों जगह नहीं कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट तो हमें दोनों जगह ही देखने को मिल सकती है। तो देखो यहाँ पर मेंशन क्या है, अगर हम जून के महीने के एवरेज एक्सपायरी डेज की बात करें और एनएससी का डेटा को देखोगे तो एवरेज एक्सपायरी डेज में जो टोटल टर्नओवर था वो 60,605 करोड़ हमें देखने को मिलता था। बट वो नंबर 35% से गिरकर 39,625 करोड़ देखने को मिल रही है, जो कि एक बड़ा सरदर्द हो सकता है एनएससी के आने वाले क्वार्टर्स के अर्निंग्स के लिए। क्योंकि ओवरऑल टर्नओवर गिरेगा तो कंपनी को कम ट्रांजैक्शन चार्जेस मिलेंगे ना, और जितना कम ट्रांजैक्शन चार्जेस उतना कम इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना अगर आप इन्वेस्टर हैं किसी भी एक्सचेंज के। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।